वेलकम गाइस। तो यहाँ पर आज हम जो क्लास में बात करने वाले हैं वो बात करेंगे IBPS AFO का जो पेपर हुआ था कल, उसके आंसर की को यहाँ पर हम बात करेंगे। और इसका सारा क्रेडिट ACC कोचिंग को ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम आंसर की देखने वाले हैं वो आंसर की देखेंगे जिसके द्वारा ये दी गई है, मतलब ACC के द्वारा यहाँ पर दिया गया है ये PDF। तो इसी को हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस भी इस PDF से सीखेंगे, ताकि आपको याद रखिएगा आगे आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है, चाहे वो आप एग्रीकल्चर फील्ड की कोई सी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये क्वेश्चंस पता चल जाए और आपको ऐसे भी पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको एक बार आंखों से ज़रूर गुजारने हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, याद रखिएगा कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन मिल्क। मतलब दूध में मिल्क जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर की कितनी क्वांटिटी है, ये चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, याद रखिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा दूध में शुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, याद रखिए लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर याद रखिए वाटर कंटेंट भी क्या है, लैक्टोमीटर के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पास्चराइजेशन इन मिल्क। मतलब जो याद रखिएगा एक लो टेम्परेचर पर किया जाता है, एक हाई टेम्परेचर पर जो पास्चराइजेशन किया जाता है, इसका क्या है पर्पज़, क्या है उद्देश्य, क्या है इसका। तो याद रखिए इसका जो उद्देश्य रहता है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि टू डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। मतलब याद रखिएगा कि जो सूक्ष्म जीव जो कि याद रखिए एक रोग फैलाते हैं, मतलब जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो जो बैक्टीरिया होते हैं, याद रखिए इनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्चराइजेशन किया करते हैं, जो कि 2 या 3 मेथड से की जाती है। एक लो टेम्परेचर पर किया जाता है, एक हाई टेम्परेचर पर किया जाता है, ताकि ये जो बैक्टीरिया है इनकी संख्या जल्दी से नहीं बढ़े, एक लिमिट में इनको रखने के लिए हम क्या करते हैं, पास्चराइजेशन किया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पूसा नन्ना वेराइटी ऑफ पपाया इज डेवलप्ड बाई। जो पूसा नन्ना वेराइटी है, याद रखिएगा पपीता की, इसको किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था या फिर इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये थी एक उत्परिवर्तित वेराइटी, मतलब म्यूटेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये भी आपकी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर आपका कि व्हेन प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय स्मॉल टिश्यू और प्लांट ऑफ प्लांट। ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्म एज। याद रखिएगा अर्थात ऐसी विधि कौन सी है जिसमें याद रखिए एक छोटी से पार्ट से, पौधे के एक छोटी सी पार्ट से भी क्या कर सकते हैं हम, एक क्या कर लेते हैं बताइए, मतलब एक स्मॉल टिश्यू से भी हम क्या कर लेते हैं, एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, याद रखिए उसे हम कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन विधि, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन विधि। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म प्रवर्धन विधि की, तो इसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें याद रखिए एक स्मॉल टिश्यू के माध्यम से भी हम एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कुर्ग इज द कॉमर्शियली वेराइटी। मतलब एक व्यावसायिक जो वेराइटी है कुर्ग, ये किसकी वेराइटी है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि ये कॉफ़ी की वेराइटी थी। किसकी वेराइटी थी, याद रखिएगा कुर्ग कॉफ़ी की वेराइटी है। अब आम्रपाली को तो कौन नहीं जानता, यहाँ पर पूछा गया था कि आम्रपाली वेराइटी ऑफ मैंगो इज मेड बाय द क्रॉस ऑफ। मतलब याद रखिएगा यहाँ पर जो आम्रपाली वेराइटी है ये किसके क्रॉस से बनाई गई है, तो इसके लिए तो आपको सभी को पता है DNA एक इसका क्या है, DNA फॉर्मूला है। तो याद रखिए दशहरा एंटोनिलम अल्फांजो, या फिर आप मान सकते हो RNA DNA, ये कुछ याद रखिएगा ये टर्म है, इनके द्वारा आप इन क्रॉसों को याद रख सकते हो आसानी से। ठीक है, इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सभी को आते हैं ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि टेस्ट डन टू आइडेंटिफाई इनकम्प्लीट पास्चराइजेशन इन मिल्क। मतलब याद रखिएगा अगर पास्चराइजेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है जिससे कि वो इनकम्प्लीट रह जाता है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली रूप से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, याद रखिए कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं इसको चेक करने के लिए, तो ये करते हैं याद रखिए एल्कलाइन टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल। मतलब गाय की ऐसी कौन सी ब्रीड है, कोई नस्ली नस्ल है, वेयर काउज आर लेस मिल्कर बट
बुल्स आर बेस्ट फॉर कार्ट एंड फील्ड पर्पस। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जो गाय होती है ये तो क्या कहती है, मतलब कम दूध देती है, लेकिन जो बुल है, ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्ट और फील्ड पर्पस के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो वो है, याद रखिए, कृष्णा वैली। ऐसी कौन सी है, याद रखिएगा, ब्रीड, वो है, याद रखिए, कृष्णा वैली, जिसका प्रयोग किया जाता है मिल्क के लिए तो कम, लेकिन फील्ड वर्क के लिए इसका पर्पस किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि एन एडवांस्ड मेथड ऑफ मिनिमम टिलेज इन विच प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड। मतलब याद रखिएगा, इसमें जो कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता है वो प्राइमरी टिलेज को किया जाता है। मतलब बिल्कुल भी जो प्रोसेस है प्राइमरी टिलेज की, इसको बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें क्या करते हैं, एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिड्यूस्ड टू रो जोन या सीड बेड जोन ओनली। मतलब सेकेंडरी टिलेज का जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो केवल बेड को तैयार करने के लिए करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। वो कौन सी मेथड था, वो था हमारा जीरो टिलेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जीरो टिलेज ये जीबी ट्रिपलेट के द्वारा दिया गया था, आप सभी को पता है, कई बार क्वेश्चन भी करवा दिए थे ये। ठीक है, तो ये जीरो टिलेज है जिसमें क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज को तो बिल्कुल हम अवॉइड करते हैं और सेकेंडरी टिलेज का हम यूज़ करेंगे, लेकिन केवल जो बेड है, मतलब जो नर्सरी है, उसको तैयार करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, आप ऐसे सीड बेड आप बोल सकते हो, नर्सरी आप बोल सकते हो, आप क्यारी बोल सकते हो। ठीक है, इसको तैयार करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि क्रिकेट बॉल एंड काली पत्ती वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। तो आप सभी को पता है क्रिकेट बॉल है, काफ़ी फेमस वेराइटी है, और काली पत्ती है, ये दोनों ही काफ़ी फेमस वेराइटी है, और ये दोनों ही क्या है, याद रखिए, सपोटा की है, मतलब चीकू की ये वेराइटीज़ है। डायरेक्ट याद रखिएगा, क्रिकेट बॉल और काली पत्ती ये किसकी वैरायटी है, सपोटा या चीकू की वैरायटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच सोइल एमेलियोरेंस इज यूज्ड इन सोडिक सोइल रिक्लेमेशन विच इज़ चीपर एंड इजीली अवेलेबल। मतलब याद रखिएगा, जो सोडिक सोइल है, आप अर्थात ये मान सकते हो कि जो सारी मर्दा ये है, इनके रिक्लेमेशन मतलब इनके सुधार करने के लिए ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि याद रखिए चीपर, मतलब सस्ता है, और इजीली वो अवेलेबल हो जाता है, मतलब आसानी से वो हर एक मार्केट में मिल जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है, तो याद रखिए वो है जिप्सम। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लाइम है, मतलब चूना है, इसका तो प्रयोग किया जाता है, याद रखिए, एसिडिक सॉइल के लिए, मतलब अम्लीय मृदाओं का सुधार के लिए लाइम का प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सोडिक सॉइल होती है, जो क्षारीय मृदाएं होती है, उनके लिए कौन सा होता है, याद रखिए, वो होता है जिप्सम होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि याद रखिए ये एक चीपर है और आसानी से ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। मतलब ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों के अंतर्गत किया जाता है, तो वो होता है रोटावेटर। ये क्वेश्चन आपको कई बार मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो याद रखिएगा ये रोटावेटर है। इस इंस्ट्रूमेंट का जो प्रयोग है, याद रखिएगा, ये एक प्राथमिक और द्वितीयक दोनों भू परिष्करण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जितने भी जो प्लोज होते हैं, जितने भी जो प्लाव होते हैं, ये प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत, और जितने भी जो हैरो होते हैं ये सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत यूज़ किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रॉक फास्फेट इज अप्लाइड इन। मतलब याद रखिए, रॉक फास्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आप सभी को पता है, याद रखिए, रॉक फास्फेट क्या करता है, पीएच को इंक्रीज करता है, मतलब पीएच को ये क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, अर्थात ये बढ़ाएगा, तो इसका प्रयोग किसमें किया जाएगा, अम्लीय मृदाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। पीएच को अगर ये बढ़ाएगा तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, अम्लीय मृदाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मुगा सिल्क इज रियर्ड ऑन। मतलब जो मुगा सिल्क है इसको कहाँ पर पाला जाता है, तो याद रखिए, इसको पाला जाता है सोम एंड सोलू, जैसे कि आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि दैट ट्री विच प्रोड्यूसेस सिल्क कॉटन एंड कपॉक। ये है, याद रखिए, सीबा पेंटानरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे लीफ कर्ल ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय। याद रखिएगा, अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि जो चिली में, मतलब मिर्च का जो लीफ कर्ल जो रोग होता है, ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट मतलब इसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, क्या थ्रिप्स फैलाता है या फिर वाइट फ्लाई फैलाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, वाइट फ्लाई, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लीफ कर्ल है इसको ट्रांसमिट करने का कार्य कौन करता है। स्पेशली अगर बात करेंगे चिली, तो इसके कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी वोटिंग है ये एसएससी की आप देख सकते हो, एसएससी की ये आंसर की है, जिसको यहाँ पर सोल्व करवाया जा रहा है।
तो उन्होंने जो माना है उसी को हम मान के चल रहे हैं कि वाइट फ्लाई क्या करती है, याद रखें, इसको ट्रांसमिट करती है। क्योंकि सभी को पता है जो लीफ कर्ल होता है, पत्ती सिकुड़न जो रोग होता है, इसको फैलाने का कार्य वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विच टेक्निक डू नॉट ट्रांसफ़र जीन डायरेक्टली। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो वह याद रखिए एक्सप्लांट कल्चर एंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि गुआवा फ्लेश पिंक स्पॉट वेराइटी विच इज़ नोन एज सरदार। मतलब ऐसी कौन सी वेराइटी है जिस पर याद रखिए पिंक स्पॉट, उसके गुद्दे पर क्या है, एक पिंक स्पॉट है, और याद रखिए उसे सरदार के नाम से भी जाना जाता है। तो वो तो आप सभी को पता चल गया होगा सरदार के नाम से ही, कि L49 को ही सरदार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो फ्लैश होता है, जो गुदा होता है, उस पर पिंक स्पॉट भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विच गोट ब्रीड फ्रॉम स्विट्जरलैंड आल्सो नोन एज मिल्क क्वीन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर पूछा गया है, मतलब यहाँ पर 2 हिंट आपको दी गई थी इस क्वेश्चन में, कि उसे मिल्क क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, और उसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पर याद रखें, स्विट्जरलैंड है। तो आप आसानी से यहाँ पर पहचान सकते हो कि मिल्क क्वीन किसे बोला जाता है, सानेन को ही बोला जाता है। ठीक है, और सानेन का जो ओरिजिन प्लेस है ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड है। तो बस आसानी से आप पहचान सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि शुगर कैन FRP विल बी अवेलेबल ऑन ए बेसिक रिकवरी ऑफ 10% ऑफ एट परसेंटेज। तो याद रखिएगा इसकी जो FRP है ये है 290। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि इफ़ एन इरिगेशन वाटर सोर्स हैज़ द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 20, 10 एंड 8 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर रेस्पेक्टिवली, देन सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ दिस वाटर। मतलब यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला लगाना था वो लगाना था SAR वाला, और उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर आएगा, यहाँ पर इसके आपको वैल्यू दे रखी है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की, सॉरी कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम की। तो इन वैल्यू को जब आप इस फॉर्मूले पर रखोगे सार वाले में, तो आपको जो एग्जैक्ट जो आंसर प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे 6.67। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मोस्टली यूज्ड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज। तो इसके लिए क्या ऐसा याद रखिए, कंटूर बंडिंग। मतलब मृदा एवं जल संरक्षण के लिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में यूज़ की जाती है वो मोस्टली, ठीक है, प्रमुख है, वो विधि कौन सी है, वो है याद रखिए कंटूर बंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि IRI एंड इट्स नेशनल रिसर्च partners have developed golden rice to complement and to address the deficiency of। मतलब याद रखिएगा जो गोल्डन राइस को डेवलप किया गया था ये किसकी कमी को पूर्ति करने के लिए इसका डेवलप किया गया था, विकास किया गया था। तो आप सभी को पता है, याद रखिएगा जो गोल्डन राइस है ये किस में, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन A। और विटामिन A में भी याद रखिए अगर आपको पूछा जाए तो बीटा कैरोटीन कौन सा होता है, बीटा कैरोटीन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कर्ल्ड टोई पैरालाइसिस इज चिकन ड्यू टू। मतलब याद रखिएगा कर्ल्ड टोई जो पैरालाइसिस जो रोग होता है चिकन में या फिर मुर्गियों में, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, याद रखिए ये होता है विटामिन B2 की कमी से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट फॉर मीट एंड मिल्क। मतलब गोट की आपको ऐसी ब्रीड बतानी है जिसका उपयोग मीट और मिल्क दोनों के लिए किया जाता है, तो वो कौन सी, याद रखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वह है बिट्टल। कौन सी है, बिट्टल है, जिसका प्रयोग मीट और मिल्क दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एडवांस प्रेगनेंसी सिम्टम इन कैटल व्हेन एम्ब्रायो इज आउट। तो एम्ब्रायो इज आउट हो जाता है तो इसे कहते हैं लैप्सिंग ऑफ यूटेरस एंड वेजाइना। ठीक है, ये क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन ओकरा। तो याद रखिए जो प्रमाणित बीज होता है भिंडी का, इसके लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है मतलब पृथक्करण दूरी है ये कितनी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है, याद रखिएगा 200 मीटर। कितनी रखी जाती है, ये 200 मीटर रखी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ACABC टेक ट्रेनिंग फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट। तो ये करती है मैनेज, जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये क्या करती है, इसे ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। जबकि ये इन्वेंट किसके द्वारा की गई थी, नाबार्ड के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि नोरिन 10 इज ए सोर्स ऑफ। तो आप सभी को पता है कि जो नोरिन 10 है, याद रखिए ये गेहूं में एक क्या है, ड्वार्फिजियन है।
आप सभी को पता है कि जो गेहूं है ये बोना क्यों होता है, किस जीन के कारण होता है, ये होता है नोरिन 10 जीन के कारण होता है। तो नोरिन 10 क्या है, याद रखिएगा, बोने जीन जो कि वीट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल कंस्टिट्यूएंट एंड वेजिटेशन ग्रोथ एंड स्केलेटल न्यूट्रिएंट एंड हेल्प इन एमिनो एसिड एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आपको पहले नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से तो आपको पता चल रहा है कि एमिनो एसिड और प्रोटीन के निर्माण के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो तो भाई नाइट्रोजन ही होता है। कौन सा होता है वो, याद रखिएगा, जो कि एमिनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण करता है, इसमें सहायता करता है, इसमें हेल्प करता है, तो वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बोरोन डेफिशिएंसी इंडिकेटर प्लांट। तो ये क्वेश्चन तो आपको लगातार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, बोरोन जो डेफिशिएंसी होती है इसका जो संकेतक पौधा होता है वो कौन होता है, याद रखिएगा, सनफ्लावर होता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो इसका जो सनफ्लावर है ये क्या करता है, याद रखिएगा, तुरंत इसकी जैसे ही कमी होती है तो ये इसके लक्षण प्रकट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि इमेच्योर ग्रीन फ्रूट्स टर्न्ड इनटू एडिबल, डिजायरेबल फ्लेवर, क्वालिटी, कलर एंड पैलेटेबल नेचर विद इथाइलिन ट्रीटमेंट। यहाँ पर पूछा गया था, या फिर एक तरीके से यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई थी कि याद रखिएगा, सबसे पहले वो फ्रूट क्या है, इमेच्योर है, मतलब पका हुआ नहीं है, तो वो किस में चेंज हो रहा है, टर्न हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। एडिबल है, मतलब वो खाने योग्य हो जाता है। डिजायरेबल फ्लेवर उसमें आ जाता है, मतलब सुगंध वगैरह उसमें आने लगती है। क्वालिटी अच्छी हो जाती है, कलर उसका अच्छा हो जाता है, और पैलेटेबल नेचर हो जाता है। तो ये किसके लक्षण है, किसके सिम्टम है ये, कि वो अच्छे से पक चुका है और उसे हम आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये होता है, याद रखिएगा, राइपनिंग की डेफिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि यूरिया बेग हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 kg टू। अब सभी को पता है कि पहले जो यूरिया आता था वो, याद रखिएगा, एक बेग था, ये 50 किलो का था, लेकिन जो अब मार्केट में जो अवेलेबल है यूरिया का जो बेग, ये 50 kg का ना होकर इसको 5 किलोग्राम लेस कर दिया गया है। तो अब जो यूरिया का आप बेग लेने जाओगे ये 45 kg का ही आपको अवेलेबल मिलेगा मार्केटों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 45 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि फिश हैविंग लंग एज लेबिरिंथ। तो याद रखिए ये होती है गोरामी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे ऑयल कंटेंट इन ग्राउंड नट। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑयल कंटेंट मतलब तेल की मात्रा कितनी होती है मूंगफली में। तो ये तो आप सभी को पता है, 45 तो आपको सभी को पता होगा। तो यहाँ पर 45 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 44 से 58% इसमें ऑयल कंटेंट होता है। किसमें, मूंगफली में, ग्राउंड नट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ग्रोइंग प्लांट्स आउट फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया वेर इट वॉज नॉट प्रेजेंट बिफोर एंड पर्पज इज़ टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट इज नोन एज। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जो एरिया है, मतलब ऐसा यहाँ पर एरिया पूछा गया है कि मान लीजिए यहाँ पर तो क्या है, जंगल है, लेकिन ऐसा क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है कि जहाँ पर पहले क्या नहीं है, जंगल नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम पौधे उगा कर क्या कर रहे हैं, उसको जंगल के अनुसार उसे चेंज कर रहे हैं, या फिर जंगल को हम बढ़ा रहे हैं। कहाँ पर, जहाँ पर पहले पौधे नहीं थे, जहाँ पर पहले जंगल नहीं था, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इस तरीके के मेथड को हम क्या कहेंगे, तो इसी हम कहेंगे, याद रखिए, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। क्यों, क्योंकि याद रखिए जंगल को हम बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से जो एरिया है उसका सरफेस एरिया है उसको हम बढ़ा रहे हैं पेड़ पौधों की सहायता से, या फिर जंगल का हम एरिया बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि प्लांट ग्रोथ मैकेनिज्म टूवर्ड्स द सनलाइट और अदर डायरेक्शन टूवर्ड्स लाइट इज नोन एज। अर्थात याद रखिएगा यहाँ पर पौधा क्या कर रहा है, वो सनलाइट है उसकी ओर क्या कर रहा है, झुक रहा है, या फिर उसकी ओर वृद्धि कर रहा है। तो याद रखिएगा इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, क्या कहेंगे, फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। स्पेशल तौर पर याद रखिए, इसको आप जरूर याद रखें, ट्रोपिज्म। ठीक है, तो इससे आपका ये आंसर आसानी से हो जाता कि फोटोट्रोपिज्म इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट से यहाँ पर बात करेंगे कि हेयर आर imperfectly developed female unable to reproduce but possess all the material instinct in hair also defense mechanism has been developed and does the work for colony welfare। तो याद रखिएगा, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि इनपरफेक्टली मतलब वो संपूर्ण रूप से नहीं है फीमेल, मतलब वो क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकती है।
अर्थात वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन वो याद रखिएगा बाकी सारे तो काम कर ही रही है। एक तरीके से आप यहाँ पर मान लीजिए वेलफेयर, मतलब उसको वो एक तरीके से प्रोटेक्ट उसे कर रही है। तो उस मधुमक्खी को हम क्या कहेंगे, जो कि रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकती, लेकिन एक तरीके से याद रखिएगा वो एक वर्कर भी है। मतलब वो बाकी सारे काम कर रही है, उनको याद रखिए, उनको वेलफेयर भी कर रही है, अर्थात उन्हें याद रखिएगा भारी गतिविधियों से वो बचाव करती है। तो उसे हम कहते हैं वर्कर बी, जो कि याद रखिए रिप्रोडक्शन तो नहीं करती, लेकिन बाकी सारे काम ये आसानी से कर लेती है, जिनकी संख्या भी काफ़ी होती है। क्वीन बी एक होती है और बाकी सारी वर्कर बीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि TSS फॉर शुगर कैन राइपनिंग डिटर्मिनेशन ब्रिक्स। याद रखिएगा जब शुगर कैन पक जाता है तो उसकी TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड की जो ब्रिक्स वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, तो आपको पता है, याद रखिए लगभग 17 से 18 होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20% या फिर 20 डिग्री ब्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जब शुगर कैन पक जाता है तो उसकी TSS वैल्यू है ये 20 के समथिंग हो जाती है, 20 डिग्री ब्रिक्स हो जाती है।